हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि है प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के रिलेटेड फर्स्ट 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब इस चैप्टर के टोटल 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है एम्प्लॉयमेंट, द वर्किंग लाइफ ऑफ इंडिया। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे जीडीपी की डिपेंडेंसी हमारे पास इंडिया में ओवर द टाइम एक एक सेक्टर से चेंज होती गई है। सबसे पहले हमारी जीडीपी की डिपेंडेंसी हमारी जीडीपी डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चरल सेक्टर पर। सबसे ज़्यादा हमें इकोनॉमी वहीं से मिलती थी, सबसे ज़्यादा जीडीपी हमें वहीं से मिलता था। धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट होते चले गए और लास्टली हम सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट हुए। और अब प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों से ही हमें ज़्यादातर जीडीपी आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो जैसे धीरे धीरे जीडीपी की डिपेंडेंसी एक एक सेक्टर को चेंज करती गई, एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी इंडिया में मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं और सर्विस सेक्टर में आज भी काफ़ी कम लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए नहीं है कि सर्विस सेक्टर में कुछ नए जॉब्स नहीं हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ही जॉब्स है। ऐसा इसीलिए है कि ये लोग जो पहले फार्मिंग वगैरह करते थे वो लोग आज भी यही करते रह गए क्योंकि उनके पास दूसरे ऑप्शंस ही नहीं थे, उन्हें दूसरा वर्क करना आता ही नहीं था। अब हम प्रोडक्टिव गैप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं जहां पर मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन इतना काम करने के बाद भी हमें उस सेक्टर से सिर्फ 1/6 ऑफ जीडीपी मिलती है। इसका मतलब अगर जीडीपी के हमारे 6 पार्ट्स हम करते हैं तो सिर्फ एक ही पार्ट हमें इस सेक्टर से मिलता है। नेक्स्ट हम इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कम वर्कर्स काम करते हैं। हाफ ऑफ द वर्कर्स से भी बहुत ही कम बचे हुए लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें 3/4 ऑफ जीडीपी यहीं से मिलती है। इसका मतलब जीडीपी हमें यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ का काफ़ी ज़्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में वर्कर्स कितने भी ज़्यादा हो, हमें जीडीपी उस सेक्टर से काफ़ी कम मिल रही है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर लेस प्रोडक्टिव है। अब हम बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर जॉब होती है जिसमें किसी जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लेडी के फार्म की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक लेडी को एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जिसके पास 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड होती है जहाँ पर रेनफेड क्रॉप्स जैसे कि ज्वार को उगाया जाता है। अब उस लेडी को उन क्रॉप्स को उगाने के लिए उनके टोटल 5 फैमिली मेम्बर्स फार्म में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो उतने ज़्यादा लोगों की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए अगर इस लेडी के 5 मेंबर्स में से कोई 2 लोग जाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में काम भी कर ले तो इनके ये जो क्रॉप की प्रोडक्शन ग्रोथ है उसमें उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इतने लोगों की यहाँ पर ऑलरेडी इस फार्म में ज़रूरत ही नहीं थी जितने वो लोग काम कर रहे थे। तो इससे अगर कुछ लोगों को हम उस जॉब से वापस निकाल भी लेते हैं तो उस प्रोडक्शन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि ये 2 लोग जाकर दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इन लोगों को अपनी अपनी सैलरीज अलग से मिलेगी, तो फैमिली की इनकम लेवल थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन इनका प्रोडक्शन लेवल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम बिगर पिक्चर पर यहाँ पर आते हैं तो आज भी इंडिया में कई सारे फार्मर्स है जो आपको लगता है कि एम्प्लॉयड है और फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो लोग जितने लोगों की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर की ही बात नहीं है, सिटीज़ में भी कई सारे सर्विस वर्कर्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि पेंटर्स, प्लम्बर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों को एवरीडे इनका काम नहीं मिलता तो इसीलिए ये लोग यहाँ वहाँ पर छोटे छोटे दूसरे जॉब्स करके कमा लेते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर यहाँ पर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इतना ग्रो करने के बाद भी सर्विस सेक्टर में भी कुछ हाई स्किल्ड जॉब्स जितने भी होते हैं वही लोग अपनी जॉब से खुश होते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादातर सैलरीज मिलती हैं और वही लोग डेली बेसिस पर कमा पाते हैं। लेकिन कई सारे लो स्किल्ड सर्विसेज जॉब्स जितने भी होते हैं वो लोग आज भी इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ही शिकार हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया।
तो मैंने अभी आपसे कहा था कि इंडिया की जीडीपी चेंज होती चली गई, सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर और लास्टली सर्विस सेक्टर पर। तो इसीलिए जॉब्स, मैंने ये भी कहा था कि जॉब्स इसीलिए शिफ्ट नहीं कर पाई। तो अब सेक्टर्स के थ्रू प्रोडक्शन को देखने के बजाय हम अब यहाँ पर जॉब्स को क्लासिफाई कर देते हैं। अगर हम जॉब्स को क्लासिफाई करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, तो हम उन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इससे हम वर्कर्स के रियल कंडीशंस को भी जान पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये है कि वो एक रजिस्टर्ड वर्क प्लेसेस होते हैं जहां पर आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज कंपनीज, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कोई भी रजिस्टर्ड वर्क प्लेसेस। यहाँ के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रेगुलर जॉब्स होती है विथ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, यानी कि उतने फिक्स्ड आवर्स के बाद आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है जॉब सिक्योरिटी, जो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पेड लीव मिलती है, ओवर टाइम अगर आपने किया तो उसका भी पे आपको मिलता है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल केयर और सेफ वर्किंग कंडीशंस, ऐसी कई सारे आपको बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर कोई भी बिग फैक्ट्रीज या फिर लार्ज प्राइवेट कंपनीज एक्सेट्रा। अब हम शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 100% ऑफ वर्कर्स हैं तो उसमें से सिर्फ 8% ऑफ इंडियन वर्कर्स ही हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ की ये है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जॉब ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। यहाँ पर स्मॉल स्कैटर्ड वर्क प्लेसेस, ये वो वर्क प्लेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। यहाँ के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लो पे मिलता है, यानी कि काफ़ी कम सैलरी मिलती है, और इर्रेगुलर जॉब्स होते हैं इस सेक्टर में, यानी कि अगर आज आपको जॉब मिली तो फिर कल आपको काम नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको कोई भी पेड लीव नहीं मिलती, यहाँ पर आपको कोई भी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, और आपको अपने काम पे से बिना किसी रीज़न के निकाल दिया जा सकता है। आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज या फिर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, और ऑफनली ये वर्क सीजनल या फिर कैजुअल वर्क हो सकता है। सीजनल कैसे, मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मर हैं और सीजनल क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो शायद इस सीजन में आपके ने जो क्रॉप्स उगाए हैं नेक्स्ट सीजन में वो नहीं उगेंगे, तो उस नेक्स्ट सीजन तक आप अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के वर्कर्स रहते हैं। सबसे पहले आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ये वो वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट दूसरी जगह पर जाकर नहीं लेते, ये खुद ही को एम्प्लॉय कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स या फिर रिपेयर वर्कर्स, हॉकर्स या फिर फार्मर्स। ये लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल लेबर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट हेल्पर्स, गारमेंट मेकर्स या फिर रैक पिकर्स। ये लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर ही आते हैं। अब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बचे हुए 92% ऑफ वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इंडिया में काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन की। अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इवन दो 92% ऑफ वर्कर्स हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, फिर भी वो सभी लोग मिलकर सिर्फ हाफ ऑफ द जीडीपी में ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 8% ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं। वो लोग सारे अपने बेनिफिट्स को एंजॉय करते हुए भी काफ़ी आसानी से हाफ ऑफ दी बची हुई जीडीपी हमें कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। यही यहाँ का सबसे बड़ा फ़र्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूरल और अर्बन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स की। रूरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे लैंडलेस लेबर्स आते हैं या स्मॉल फार्मर्स आते हैं, आर्टिशंस आते हैं, और इनके नीड्स क्या होते हैं? सीड्स, क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग हेल्प या फिर मिनिमम वेजेस इन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट अर्बन लोगों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेज वर्कर्स या फिर वो लोग जो कंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं या फिर ट्रेड या ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स। इन लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है रॉ मटेरियल्स का, मार्केट्स का और जॉब प्रोटेक्शन का। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी भी देखी जा सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स यहाँ पर जितने भी काम करते हैं वो लोग शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से या फिर कम्युनिटी से आते हैं। और यहाँ की वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग तो डबल डिसएडवांटेजेस ही फेस करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें कंपेयर टू मेन लो पे मिलता है, यानी कि कम सैलरीज मिलती हैं, उन्हें इरेगुलर वर्क मिलता है, बहुत ही कम काम मिलता है, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी उन्हें फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हाई अनइक्वल सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैप्पीली अपने सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करते हुए सिर्फ 8% लोग काफ़ी आसानी से हाफ ऑफ द
जीडीपी हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। वहीं यहाँ पर 92% जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो लोग इतने मेहनत करने के बाद भी या फिर इतने ज़्यादा लोग होने के बाद भी काफ़ी मुश्किलों के बाद हाफ ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू क्रिएट मोर एंड बेटर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इस पूरे लेसन को ठीक से समझने के बाद इतना तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि इंडिया का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर्स में बढ़ तो गया है, लेकिन जॉब्स उतने ही तरीके से जॉब ग्रोथ हमारे पास सेम पेस में नहीं हो पाई है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम कर रहे हैं विथ इनसिक्योर वर्क। तो इसीलिए हम यहाँ पर सजेस्ट करने वाले हैं कुछ ऐसी वेज जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं मोर जॉब्स इन एग्रीकल्चर की, यानी कि एग्रीकल्चर में जॉब्स बढ़ाने की। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था एक लेडी का जिसके पास अपनी खुद की 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, जहां पर वो अपने 5 फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर जवार को उगाती है। एग्जांपल के लिए अगर गवर्नमेंट ने या फिर बैंक ने हेल्प की उस लेडी की वहां पर एक वेल यानी कि कुआं बनाने में, तो वो लोग आसानी से अपनी लैंड को इरिगेट कर सकते हैं और अगर वो लोग चाहे तो वहीं पर वो लोग एक दूसरी यानी कि सेकंड क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं। तो इससे उनकी फैमिली के लिए और दूसरों के लिए भी काम बढ़ जाएगा, उन लोगों को ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा काम भी मिलेगा, साथ में उनकी फैमिली इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर दूसरे आसपास के फार्म्स को भी इरिगेट कर दिया जाए थ्रू वेल्स, डैम्स या कैनाल्स, तो इससे लार्ज स्केल रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और लास्टली हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की। अगर फार्मर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे तो जितने भी क्रॉप्स उनके पास ज़्यादा है वो लोग चाहेंगे कि वो उन्हें बेच सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए रूरल रोड्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और स्टोरेज फैसिलिटीज़ में। इससे कि लोगों को और जॉब्स मिल सकती है, फार्मिंग में ही नहीं बल्कि कई सारे सर्विस सेक्टर्स में भी, लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और क्रॉप स्टोरेज। अब हम बात करते हैं चीप क्रेडिट एक्सेस की। अब फार्मर्स को कई सारी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है फार्मिंग करने के लिए, जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स, इक्विपमेंट, पम्प्स एक्सेट्रा। तो इसीलिए उसके लिए वो लोग हमेशा एक्सपेंसिव मनी लेंडर्स के पास से जाते हैं मनी बोरो करने के लिए, जिससे वो लोग जितना मनी बोरो करते नहीं है उससे ज़्यादा उन लोगों को पे करना पड़ जाता है। तो इसीलिए अगर बैंक्स उन्हें खुद ही से लो इंटरेस्ट वाले लोन्स दे सकते हैं तो वो लोग खुद के इनपुट्स ऑन टाइम आसानी से खरीद पाएंगे और साथ में अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव भी कर पाएंगे और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को क्रिएट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं रूरल और सेमी रूरल इंडस्ट्रीज़ की। अगर हम स्मॉल विलेजेस के पास किसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें टू प्रोड्यूस्ड लोकल फार्म प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल फ्लोर मिल्स, कोल्ड स्टोरेजेस या फिर वेजिटेबल या फिर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स, या फिर हम किसी मार्केट्स को क्रिएट करें प्रोडक्ट्स लाइक मिलेट्स, हनी, मैंगो पल्प, चिली पाउडर या फिर राइस के लिए, तो इससे कई सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लोगों को जॉब्स मिल सकती है और लोगों को अपनी सिटी में ही जॉब मिल जाएगी, अपने शहर में ही जॉब मिल जाएगी। उन लोगों को दूसरे सिटीज़ माइग्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जॉब्स लेने के लिए। अब हम बात करते हैं स्किल ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट की। कई सारे वर्कर्स जो है ट्रेनिंग लेने के बाद मशीनरीज को एफिशिएंटली चलाना सीख जाते हैं। तो इसीलिए रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में लोगों को ऐसे इंडस्ट्रीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए और सर्विसेज को भी प्रोड्यूस कर पाए और वहाँ के वर्कर्स आसानी से एफिशिएंटली वर्क करना सीख भी जाए। तो इससे और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको इंडिया में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने हैं तो आपको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना होगा विथ इरीगेशन और चीप क्रेडिट, और बिल्ड करना होगा रूरल ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, और साथ में कई सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को नियर विलेजेस आपको सेटअप करना होगा और वर्कर्स को ट्रेन भी करना होगा और इन्वेस्ट करना होगा सेमी रूरल, सेमी अर्बन और रूरल कई सारे इंडस्ट्रीज़ में, ताकि हमारा फोकस सिर्फ बिग सिटी जॉब्स पर ही नहीं, स्मॉल सिटी में भी हम ताकि हम स्मॉल सिटीज़ में भी कई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट भी कर पाए और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ भी हो जाए। तो बस आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, आज की वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।